कक्षा 12 अर्थशास्त्र पार्ट 1 का दूसरा अध्याय है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सभी उपभोक्ता हैं। जो परजीवी होते हैं, परपोषी होते हैं, वो सभी उपभोक्ता होते हैं। लेकिन यहाँ हमें मानव के व्यवहार का अध्ययन करना है, इसलिए मानव को उपभोक्ता के रूप में हम आज ये अध्ययन करेंगे। मानव एक उपभोक्ता है और मानव को उपभोक्ता के रूप में उसके व्यवहार का जो अध्ययन करेंगे तो ये है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। तो अब आइए देखते हैं उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता वो है जो वस्तुओं का उपभोग करता है। तो मानव भी किसी न किसी वस्तु का उपभोग करता है। हम जैसे भोजन करते हैं तो जो है अनाज का उपभोग करते हैं, कपड़ा पहनते हैं तो कपड़े का उपभोग करते हैं, बिजली यूज करते हैं बिजली का उपभोग करते हैं। तो मानव एक कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत हमें अध्ययन करना है। मानव का जो उपभोक्ता के रूप में है उसके व्यवहार का हमें अध्ययन करना है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है उपभोक्ता व्यवहार, बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। तो अब इसमें देखिए उपभोक्ता व्यवहार में हमें देखना है जो ये उपभोक्ता व्यवहार यानी उपभोक्ता व्यवहार किसके संदर्भ में, मानव के संदर्भ में करना है। तो आप ये देखेंगे कि मनुष्य जब कोई भी कार्य करता है या किसी भी वस्तु का उपभोग करना चाहता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा चाहता है। मानव किसी भी वस्तु का उपभोग करना चाहेगा या धन अर्जित करने के लिए काम करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ चाहता है। तो अर्थशास्त्र में इसी चीज़ का अध्ययन करना है कि मनुष्य के पास जो सीमित साधन है उस सीमित साधनों से अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार करें, किस तरह से यूज करें अपने आय का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाभ मिले। तो इन्हीं चीज़ों का अध्ययन जो किया जाता है वही उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत कहलाता है। उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत आता है, यानी उपभोक्ता जो मानव है वो किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संतुष्टि करने के लिए अपनी आय का यूज करता है, यही उपभोक्ता व्यवहार है। हर दशा में उसको अधिकतम संतुष्टि चाहिए। तो उपभोक्ता व्यवहार का आप देख लेते हैं। उपभोक्ता व्यवहार का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें उपभोक्ता यह चुनाव करता है कि वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं सेवाओं पर किस प्रकार व्यय करे कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। यही उपभोक्ता व्यवहार है कि अपनी सीमित आय का यूज किस तरह करे कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। यह उपभोक्ता व्यवहार में अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उपभोक्ता बजट, कंज्यूमर बजट। तो उपभोक्ता बजट में हम देखेंगे जो उपभोक्ता बजट हमारा है इसमें हम देखेंगे दी हुई आय तथा दी हुई वस्तुओं की कीमतों पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के उन संयोगों को खरीद सकता है जिन पर व्यय उसकी आय के बराबर या कम हो। देखिए इसमें कह रहा है उपभोक्ता जो बजट हमारा है, मान लीजिए हमारे पास आय है और हम दो वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, तो उन दो वस्तुओं को हम तभी खरीद सकते हैं जब उन दोनों वस्तुओं की जो कीमत है वो हमारी आय के बराबर है या तो हमारी आय से कम है। मान लीजिए हम दो सामान खरीदना चाहते हैं तो उन दोनों सामानों की जो कीमत है उसकी कीमत हमारी आय के बराबर है। यानी हमारे पास मान लीजिए हमारे पास 20 रुपया है और हम दो सामान खरीदना चाहते हैं तो उन दोनों सामानों की कीमत अगर 20 रुपया है तभी हम खरीद सकते हैं, और उन दोनों सामानों की जो कीमत है 20 रुपया से कम है, या तो बराबर है हमारी आय या तो उसकी जो वस्तु खरीदना हम चाहते हैं, दो वस्तु खरीदना चाहते हैं, या तो हमारी आय उस वस्तु की कीमत के बराबर है या तो हमारी आय उसकी जो है वस्तु की कीमत से ज़्यादा है। तो इन दोनों कंडीशनों में हम उस वस्तु को आसानी से खरीद सकते हैं। यही जो है उपभोक्ता बजट कहलाता है। यानी हमारी जो आय है दोनों वस्तुओं को खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त आय है या वो उस वस्तु की कीमत से ज़्यादा है या बराबर है, तो दोनों ही कंडीशन में हम उस सामान खरीद सकते हैं। यही हमारा उपभोक्ता बजट है। फिर इसके बाद इसमें नेक्स्ट आप देखेंगे बजट रेखा। इसमें तीसरा जो पॉइंट हमारा है बजट रेखा है। इसमें आप बजट रेखा में देखेंगे बजट रेखा किन्हीं दो वस्तुओं के उन सभी संयोग को दर्शाती है जो एक उपभोक्ता अपनी आय की सीमा के अंतर्गत एक निश्चित मूल्य पर क्रय कर सकता है। देखिए बजट रेखा क्या है, किन्हीं दो वस्तुओं को संयोग को दर्शाती है। देखिए हमारे पास आय है, हम दो वस्तु खरीद सकते हैं, जो वस्तु खरीदते हैं वो दो वस्तु अगर खरीदते तो वो संयोग है जो एक उपभोक्ता अपनी आय की सीमा के अंतर्गत एक निश्चित मूल्य पर खरीद सकता है। यानी हमारी जो आय है उस आय
के अंतर्गत हम दो वस्तुएं, हमारी जितनी आय है उस आय की कीमत के बराबर हम दो वस्तु कोई भी खरीद सकते हैं, या हम 3 वस्तुएं खरीद सकते हैं, 4 वस्तुएं खरीद सकते हैं। हमारे पास मान लीजिए 50 रुपये है तो 50 रुपया में हम कई वस्तुएं खरीद सकते हैं, हमारे पास विकल्प होता है। तो हमारी जो आय है उस आय से हम कई वस्तुएं अपनी जो है उससे खरीद सकते हैं उसी आय के अंतर्गत। तो वो ही हमारी बजट रेखा है। देखिए इसमें कह रहा है बजट रेखा किन्हीं दो वस्तुओं की उन सभी संयोग को दर्शाती है जो एक उपभोक्ता अपनी आय की सीमा के अंतर्गत निश्चित मूल्य पर खरीद सकता है। सभी संयोग का मतलब हमारे विकल्प बहुत सारा। 50 रुपये में हम ऐसा नहीं कि 50 में एक ही सामान खरीदें, 50 रुपये में हम बहुत सारा सामान खरीद सकते हैं, अलग अलग सामान खरीद सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं 50 रुपये में 2-3 चीज़ हम खरीद सकते हैं, फिर 50 रुपये में उसे अगर छोड़ दें तो हम दूसरी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो हमारे पास जो विकल्प है मतलब बहुत सारे संयोग होते हैं, उन संयोग को हम जो है एक निश्चित मूल्य पर उस आय में खरीद सकते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, बजट रेखा होती है। फिर इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है आप देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है एमआरएस सीमांत प्रतिस्थापना दर। सीमांत जो प्रतिस्थापना दर है, देखिए एमआरएस क्या है, एक्स की वाई के लिए सीमांत प्रतिस्थापना दर y की वह मात्रा है जो कि x की एक सीमांत प्रतिस्थापना दर x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापना दर y की वह मात्रा है जो कि x की एक निश्चित अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की प्रतिक्रिया स्वरूप घटाई जाती है ताकि उपभोक्ता का पहले के समान संतोष का स्तर बना रहे। देखिए ये कह रहा है सीमांत प्रतिस्थापना x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापना दर y की वह मात्रा है जो कि x की एक निश्चित अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की प्रतिक्रिया स्वरूप। देखिए इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास दो जो है वस्तुएं हम खरीद रहे हैं x और y। तो x y खरीदने के लिए मान लीजिए हम y जो वस्तु है y वस्तु को अगर हम ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, उसको ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, x को थोड़ा सा कम कर देंगे। हम x को कम कर, भाई दो सामान अगर हम दो वस्तुओं की कीमत 50 रुपये है और उन दोनों वस्तुओं में से हम दो वस्तु जैसे x और y हो गया, अगर y को हम बढ़ाना चाहते हैं तो x को हमको कम करना पड़ेगा, या हम x को बढ़ाना चाहते हैं तो y को कम करना पड़ेगा। तो प्रतिस्थापना का मतलब एक के स्थान पर दूसरा, तो x की y के लिए प्रतिस्थापना दर y की वह मात्रा है जो कि x की एक निश्चित अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने, यानी x को अगर हम बढ़ाना चाह रहे हैं एक निश्चित अतिरिक्त इकाई, x को एक मतलब ज़्यादा हम लेना चाह रहे हैं, तो इसे लेने के लिए प्राप्त करने की प्रतिक्रिया स्वरूप घटाई जाती है ताकि उपभोक्ता का पहले के समान ही संतोष का स्तर बना रहे। यानी 50 रुपये में ही हम वो सामान हमें दोनों मिल रहा है, अब उसमें लेकिन एक वस्तु को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी वस्तु को कम कर देते हैं, तो हमारा जो संतोष का स्तर है वो समान बना रहता है, एक जैसा रहता है। यानी 50 रुपये में ही हमको संतुष्टि मिल रही है, दोनों सामान मिल रहा है, एक ज़्यादा मिल रहा है एक कम मिल रहा है। अगर एक को हम ज़्यादा कर दें एक कम करना पड़ेगा, एक को अगर हम कम कर दें दूसरे को ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी ज़्यादा हम कर लेंगे तो तब संतोष का स्तर बना रहेगा। तो ये प्रतिस्थापना दर का मतलब होता है एक वस्तु को ज़्यादा अतिरिक्त इकाई लेने के लिए दूसरी वस्तु को हमें कम करना पड़ेगा, यही हमारा एमआरएस है यानी सीमांत प्रतिस्थापना दर है। इसके बाद इसमें देखिए आप है उपयोगिता, यूटिलिटी। उपयोगिता क्या है, उपयोगिता देखिए क्या है, उपयोगिता आपने देखा होगा, जो उपयोगिता है, उपयोगिता का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, किसी वस्तु का यूज करते हैं तो उसे हम क्या मिलती है, उसे हम संतुष्टि मिलती है, उसे हमको जो है तुष्टि गुण मिलता है, उपयोगिता मिलती है। यानी हम भाई जैसे खाना खाते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है, किताब खरीदते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है, हम जो है कोई भी चीज़ पैदा करते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, किसी भी चीज़ यूज करते हैं तो हमको क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो उपयोगिता क्या है, उपयोगिता किसी वस्तु की वह क्षमता है जिसमें किसी मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि होती है। यानी उपयोगिता वह क्षमता है जिसे मानव को संतुष्ट करने की क्षमता होती है, तो ये उपयोगिता होती है। जैसे हम एक रोटी खाते हैं तो हमको ज़्यादा उपयोगिता मिलती है, दूसरी रोटी खाते उससे कम उपयोगिता मिलती है, तीसरी रोटी खाते उससे कम उपयोगिता, ऐसे रोटी बढ़ाते जाते हैं तो एक बार ऐसा आ जाता है हमको उपयोगिता नहीं मिलती है। तो जब हम किसी वस्तु का यूज करते हैं तो उससे हमको उपयोगिता मिलती है, संतुष्टि मिलती है, हमको जो है तुष्टि गुण मिलता है, ये उपयोगिता होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है
सीमांत उपयोगिता, देखिए सीमांत उपयोगिता MU मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता क्या होती है? सीमांत उपयोगिता में आप देखेंगे सीमांत उपयोगिता वह अतिरिक्त उपयोगिता है जो वस्तु की एक अंतिम अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होती है। सीमांत उपयोगिता वह अतिरिक्त उपयोगिता है जो वस्तु की एक अंतिम अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होती है। इसका एग्जाम्पल है MUN इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। तो ये सीमांत उपयोगिता है। सीमांत उपयोगिता में मैं अभी जो है अतिरिक्त इकाई, अतिरिक्त उपयोगिता, यानी सीमांत उपयोगिता वह अतिरिक्त उपयोगिता है जो वस्तु की अंतिम अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम्पल में आपको मिलेगा जो हमारा कुल उपयोगिता है, जो हमारी कुल उपयोगिता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए, यहाँ कुल X जो है एग्जाम्पल, ये वस्तु की इकाई है, विभिन्न वस्तुओं के कुल उपयोगिता है, उपयोगिता से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक इकाई का हम उपयोग करते हैं तो 12 जो इकाई के बराबर हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। एक इकाई का यूज करते हैं तो कुल उपयोगिता कितनी मिलती है? 12 मिलती है। और लेकिन उससे सीमांत उपयोगिता कितनी है? 12 है। जब दूसरी इकाई का हम यूज करते हैं तो हमको कुल उपयोगिता कितनी हो जाती है? 18 हो जाती है और सीमांत उपयोगिता 6 हो जाती है। तो इसमें देखिए क्या होता है, जब हम एक रोटी का यूज करते हैं तो हमको ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। दूसरी रोटी का जब हम यूज करते हैं, दूसरी रोटी का हम जब खाना खा जो मतलब उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो उससे हमें कम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो कम प्राप्त होती है लेकिन कुल उपयोगिता में जुड़ती जाती है। पहले से 12 मिली है, दूसरे से 6 मिली है, तो 12 6 18 हो गया, हमारी कुल उपयोगिता बढ़ गई। कुल उपयोगिता तो हमारी बढ़ती जाएगी ना। तीसरी अगर रोटी को हम भोजन के रूप में यूज करते हैं, तीसरी रोटी का यूज करते हैं तो देखिए हमारी कितनी हो गई? कुल उपयोगिता 22 हो गई। तो तीसरी जो उपयोगिता है, तीसरी रोटी से हमें जो उपयोगिता मिली है 4 के बराबर मिली है। तो पहली से 12 मिली, दूसरी से 6 मिली, तीसरी से 4 मिली, चौथी से 2 मिली। लेकिन ये जितनी मिलती है जो उपयोगिता है वो हमारी क्या हो जाती है, पहले के अतिरिक्त बाद जितनी भी उपयोगिता हम जो किसी चीज़ का यूज करते हैं तो उपयोगिता घटती जाती है, लेकिन वो जो कुल उपयोगिता होती है उसमें ऐड होती जाती, जुड़ती जाती है। और सीमांत उपयोगिता में ये कह रहा था, सीमांत उपयोगिता कह रहा था कि कुल उपयोगिता जो हमारी होती है उसकी अतिरिक्त इकाई से, जो अतिरिक्त इकाई है, देखिए जैसे ये 18 है, 18 में से 12 घटा दिया तो हमने क्या हो गया? 6 हो गया, हमारी 6 सीमांत उपयोगिता हो गई। और 22 है, 22 में से 18 हमने निकाल दिया तो 4 हो गई। 24 में 22 निकाल दिया तो 2 हो गई। फिर 24 में 24, यानी जो हम चौथी इकाई का यूज करते हैं उससे 2 हमें 24 जो है उपयोगिता मिलती है, यानी जो हमारी टोटल उपयोगिता 24 है, लेकिन हमारी जो उपयोगिता है वो 2 के बराबर मिल रही है। लेकिन पाँचवीं इकाई से भी हमें उतनी मिल रही है उपयोगिता हमारी। मतलब इसका मतलब यह है कि पाँचवीं इकाई का यूज करने से हमको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो सीमांत उपयोगिता है वो 0 हो गई। इससे भी ज़्यादा हम यूज करते जाते हैं तो वो क्या हो जाती, घटती। जैसे मान ली हम एक रोटी खाते, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी खाते हैं तो हम धीरे धीरे हमारी तुष्टि कम होती जाती है। और बाद में एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम ज़बरदस्ती खाते हैं तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, और उससे ज़्यादा खाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, माइनस हो जाता है, वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, नुकसानदेह हो जाता है, उसका हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो पहली इकाई का यूज करते हैं तो उससे ज़्यादा तुष्टि मिलती, दूसरी का करते हैं तो उससे कम मिलती, तीसरी का उससे कम, चौथी का उससे कम। लेकिन यह कि वो जो कम मिलती है वो कुल उपयोगिता में जुड़ती चली जाती है। और कुल उपयोगिता जो आगे जो है जो कुल उपयोगिता की जो अगली इकाई होती है उस अगली इकाई में से हम जो पहली इकाई को माइनस कर देते तो हमारी सीमांत उपयोगिता आ जाती। इसलिए हमने अभी वहाँ जो इसका जो एग्जाम्पल दिया था उसमें लिखा था, पीछे दिया हुआ है MU बराबर TU माइनस TUN माइनस 1, यानी N-1 मतलब TU जो है हमारा 18 है, 18 में से 12 घटा दिए तो 6 हो गया, 22 में से 1 घटा दिए ये हो गया। तो ये हमारे सीमांत उपयोगिता का जो है सूत्र भी है, और इस तरह से हम सीमांत उपयोगिता की आसानी से समझ भी सकते हैं, ये कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की जो चीज़ है, सवाल है, इसमें पॉइंट है, वो आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।